हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम और वीकली करंट अफेयर्स में आपका मोस्ट वेलकम। आई नो ये प्रोग्राम आप लोग बहुत लाइक करते हैं क्योंकि आपको पता है ना कि एक हफ्ते का निचोड़ इसेंस ऑफ वन वीक में लेकर आता हूं और मेरा मानना है कि इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं तो जानिए, बट कहा नहीं कि न 100 सुनार की न एक लुहार की। ये लुहार वाला वो हथौड़ा ही है जो आपके करंट अफेयर्स को एकदम ओके कर देगा। अंडरस्टैंड? तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। वीकली करंट WCA मतलब वीकली करंट अफेयर्स का प्रोग्राम जो 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर यानी आज तक का रहता है। अगर आज की कुछ डेट बाकी रहती है तो अगले वाले में कवर कर लेते हैं हम। तो लेट अस स्टार्ट। आइए देखते हैं। पहले सबसे पहले मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, 17वीं लोकसभा के 18वीं लोकसभा का चुनाव अगले साल होगा 2024 में, जानते रहिए। इन्होंने शमक्का सरक्का जनजाति विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड ये दोनों तेलंगाना में बनाने की घोषणा की है। जानते रहे शमक्का और सरक्का जनजाति विश्वविद्यालय वहाँ की दो जनजातियां हैं और ये शमक्का और सरक्का वहाँ के जो जनजातियां हैं तो उनके मतलब आराध्य देवी हैं, उनके नाम पर ये खोले जाएंगे। इसको भी आप अच्छे से जानते रहिए कि शमक्का सरक्का जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर ओपन किया जाएगा, तो कहाँ पर खोला जाएगा भाई? ये 900 करोड़ रुपए से तेलंगाना में बनेगा। ठीक है। और बहुत सारी परियोजनाओं का वहां पर लोकार्पण किए हैं। उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी और इंदौर में मल्टी लॉजिस्टिक पार्क, इन दोनों का विस्तार किया जाएगा। ये मोदी जी ने किया है, उद्घाटन भी किया है इन सबका। लाइट हाउस परियोजना का लोकार्पण इंदौर में किया गया है मोदी जी के द्वारा। और मोदी जी को जितने भी स्मृति चिन्ह भी मिले हैं इसके पहले के, तो 31 अक्टूबर तक उन सारे स्मृति चिन्हों की नीलामी होगी और इस नीलामी से मिली धनराशि को क्या किया जाएगा? नमामि गंगे परियोजना को दान कर दी जाएगी ताकि हमारी गंगा मैया जो लाइफ लाइन है इंडिया की वो साफ रहे। तो आप इसको जानते रहिएगा। और इन्होंने क्या किया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र, जो देश का पहला सबसे हाईटेक माने दिव्यांगों के लिए खेल प्रशिक्षण होगा, उस स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का इन्होंने उद्घाटन किया। यहाँ पर दिव्यांग से संबंधित सारे खेल प्रशिक्षण लिए जा सकते हैं। कहाँ पर, किस नाम से? अटल बिहारी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र। कहाँ पर है ये? ग्वालियर में। ग्वालियर में ही उनका जन्म हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ग्वालियर उनका मध्य प्रदेश में, इसको जानते रहिएगा। उसके बाद आते हैं बिहार में। बिहार में चलते हैं। बिहार में भी जाति आधारित जनगणना की मैंने रिपोर्ट जारी की बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर। तो उसमें तमाम जातियों को बताया गया कि इतनी जातियां हैं ये। ठीक है, तो ये आप जानते रहिएगा। न्यायिक सेवा के, और बिहार सरकार ने कहा कि न्यायिक सेवा में 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिया जाएगा, ये भी उन्होंने घोषणा की है। और उन्होंने घोषणा की है कि बिहार के कैमूर जिले में प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो शायद पश्चिमी चंपारण जिले में है, चंपारण जिले में, वहां पर गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। तो ये बिहार के बारे में इतना जानते रहिए। और बिहार में इस समय पितृपक्ष का मेला चल ही रहा है गया में, मैंने उसे बताया है, जहां पर हिंदू धर्म के लोग जाते हैं और अपने पितरों को पिंडदान करते हैं। तो गया जो फल्गु नदी के किनारे है। 2 अक्टूबर 2023 को हमारे देश के दो महान सपूतों का क्या मनाया गया भाई? जयंती मनाई गई। एक गांधी जयंती, एक शास्त्री जयंती। तो गांधी जयंती कौन सी थी अब की बार? 154वीं, 14154। और शास्त्री जयंती कौन सी थी इस बार? तो 119वीं। जानते रहिएगा, यही एग्जाम में आएगा। गांधी जयंती 154वीं थी और शास्त्री जयंती 119वीं। शास्त्री जी यहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में रामनगर में पैदा हुए थे और गांधी जी आप जानते हैं गुजरात में पैदा हुए थे। इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। इनका 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्री जी पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में मौत हो गई थी। पहले प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में मौत हुई थी। ये भी आप इनके बारे में जानते रहिएगा। और इन्होंने विश्व प्रसिद्ध नारा दिया था क्या? जय जवान
जय किसान। कब? 1965 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध के दौरान इन्होंने दिया था। बहुत सारे कारनामे उन्होंने किया था भाई। ये जो आप पुलिस जो लाठीचार्ज, इन्होंने लाठीचार्ज किया था स्थान पर पानी की बौछारें मारने के लिए भी इन्होंने कहा था, पानी की बौछारें। महिला कंडक्टर जो आज बस में हम आप देखते हैं, इन्हीं की शुरुआत थी शास्त्री जी की ही। और तो इनके साथ ये सब तमाम काम इन्होंने किए थे। और गांधी जी को तो आप जानते हैं भाई, वो तो क्या है, राष्ट्रपिता हैं। उनको कहा ही था सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता, और महात्मा कहा था आर्यन टैगोर ने। और भी बहुत सारे नाम हैं गांधी जी के, उपनाम बहुत हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब में 35% आरक्षण देने का, यानी 65% अब 35% महिलाएं ली जाएंगी। कहां पर? मध्य प्रदेश के जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट में भर्ती निकलेगी वहां पर। ये R21, ये क्या है? तो R21 WHO द्वारा जारी की गई मलेरिया की ये दूसरी वैक्सीन है। जानते रहिए R21 आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फेमस न्यूज है ये। WHO द्वारा मंजूर की गई मलेरिया के लिए दूसरी वैक्सीन है। पहली वैक्सीन इनकी थी RTS-S/A/S01, ये पहली थी। और ये दूसरी है जिसको WHO ने मंजूरी दी है। किसके लिए भाई? मलेरिया बीमारी। आप जानते हैं मलेरिया सबसे पीड़ित देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, जहां से 95% केस तो वहीं से आते हैं। लेकिन भारत में भी है, और ये मच्छर के द्वारा फैलता है ये रोग, आप जानते हैं। तो जानते रहिएगा, मच्छर जनित ये रोग है। अफगानिस्तान ने भारत के अपने दूतावास को, अफगानिस्तान का जो दूतावास भारत में था वो बंद कर दिया गया। देखिए इसमें ये है ना कि जो अफगानिस्तान के पहले वाली सरकार, इस समय तो तालिबान का सरकार चल रहा है वहां पर, तो उसके पहले वाली जो सरकार थी उसका दूतावास था, और उसको इसने बंद कर दिया है। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। असम सरकार, असम सरकार असम के 5 मूल निवासियों को के सामाजिक और आर्थिक जानकारी लेने के लिए माने आदेश दिया है। कौन सी जातियां जानते हैं? गोरिया, मोरिया, देसी, सैयद, जोल्हा, ये 5 इनको असम सरकार ने यहाँ के मूल निवासी माना है। इनका सामाजिक आर्थिक क्या इनकी स्थिति है, इसकी जानकारी के लिए उसने इनका मतलब आरक्षण माने इनका सर्वेक्षण करने की बात कही है। तो जानते रहिएगा, गोरिया, मोरिया, देसी, सैयद और जोल्हा। इंडियन एयरफोर्स अपना आज 8 अक्टूबर जो आज डे है को अपना 91वीं स्थापना दिवस 91 फाउंडेशन डे मना रहा है। आप तो जानते हैं भारत का एयरफोर्स विश्व की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। और आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बमरौली एयर स्टेशन पर जहां एयरफोर्स का पूरा एकदम बहुत बड़ा एयरफोर्स स्टेशन, बमरौली एयरफोर्स स्टेशन पर आज ये अपना भव्य स्थापना दिवस मनाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे प्रदेश यूपी की जो गवर्नर है श्री आनंदीबेन पटेल जी वहां पर रहेंगी। और ये बहुत सारा करतब अपना दिखाएगी कि देखो दुनिया वालों, हम किसी से कम नहीं। एयरफोर्स ने हमेशा निर्णायक लड़ाई लड़ी है, चाहे वो जब भी रहे। जब हमारी थल सेना कभी कमजोर पड़ती है तो एयरफोर्स ऊपर से जाकर के एकदम सही कर देती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जानते रहिएगा। ये भी कौन सा? तो 91 फाउंडेशन डे मनाया है। क्रिक CRI के क्या है? तो ये चीन, रूस, ईरान व उत्तर कोरिया का एक संगठन है। C से चीन, R से रूसिया, I से ईरान, K से कोरिया। ये नाटो जो देश है ना, उनको लग रहा है, या अमेरिका को लग रहा है कि ये चारों देश न मिलकर के कहीं ना कहीं एक चौकड़ी का निर्माण कर रहे हैं। और इसमें ईरान को शक है कि ईरान जल्दी ही परमाणु बम बना लेगा। और उत्तर कोरिया तो आए दिन आप करते ही रहते, चोरी छुपे वो बनाता ही रहता है। तो ये सब जानते रहिए। क्रिक क्या है? 4 देशों का संगठन है। क्रिक में कौन कौन है? चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया। इनसे पश्चिमी देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये यूरोपीय देश इनसे थोड़ा सा डरे हुए हैं, जानते रहिएगा। सिक्किम में भयंकर बाढ़ आ गई है भाई। तो सिक्किम आप जानते हैं कि भारत का एकदम पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर में 8 राज्य जो आते हैं उनमें से एक है। तो वहां पर बाढ़ कैसे आई? वहां जो ग्लेशियर बने हुए हैं ना, अभी कुछ दिन पहले जो नेपाल में भूकंप के झटके आए थे, तो हो सकता है वो भूकंप से और ग्लेशियर में जो पानी भरा हुआ है, अचानक से वो पानी क्या हुआ, वहां पर
बादल फट गए। बादल फटने का मतलब होता है कम समय में बहुत भयंकर बारिश होने को ही, एक निश्चित कम क्षेत्र में ही जो भयंकर बारिश होती है उसी को क्लाउड बर्स्टिंग या क्लाउड बर्स्ट या बादल का फटना कहते हैं। भयंकर रूप से बारिश होना, बहुत कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा, जो बारिश मान लीजिए 1 हफ्ते 1 महीने में होनी चाहिए वो घंटों 2 घंटों में हो जाती है, इसी को बादल फटना कहते हैं। ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिससे वहां की जो तीस्ता नदी वहां से निकलती है, तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश में विवाद भी है, जानते रहिएगा। रूस से जो निकलती तीस्ता नदी, उसमें भयंकर बाढ़ आ गई। और एक वहां लहोनक झील थी, ये भी फट गई, ये भी मतलब लहोनक झील, ये जानते, तीस्ता नदी, लहोनक झील, इन दोनों की वजह से सिक्किम हमारा बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई जवान हमारे गायब हो गए हैं भाई, वहां पर बता रहे 23 तो गायब हुए हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो और जो बचे हुए हैं काफी लोग प्रणामी मंदिर में शरण लिए, 500 से ज्यादा लोग प्रणामी मंदिर में शरण लिए हुए। वहां के जो सीएम है प्रेम सिंह तमांग है। और जानते हैं कि सिक्किम हमारे देश का, इसमें मात्र 4 जिले ही हैं और इसकी राजधानी गंगटोक है, ठीक है, इसको आप अच्छे से जानते रहिएगा। तीस्ता नदी, लहोनक झील, प्रणामी मंदिर, ये तीनों आप याद रखिएगा। ये तीनों प्रणामी मंदिर में शरण लिए हुए, लहोनक झील, तीस्ता नदी, ये कहाँ है पूछा जा सकता है कभी चर्चा में, तो आप जानते रहिए सिक्किम में है, सिक्किम, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग सिक्किम से आगे, रूपनारायण परमाणु संयंत्र केंद्र। रूपनारायण परमाणु संयंत्र केंद्र ये बांग्लादेश का पहला परमाणु संयंत्र है और रूस ने यूरेनियम की पहली खेप यहां पर भेजी है। किसने भेजी? रूस ने। यानी अब यहां से बिजली बनाई जाएगी, तो आप इसको जानते रहिएगा। रूपनारायण एटमिक प्लांट कहां पर है? बांग्लादेश में है। और रूस ने यहाँ यूरेनियम ही कच्चा माल होता है जिससे बिजली बनाई जाती है, तो यहाँ रूस ने भेजी है। और चलते हैं बांग्लादेश में संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच का 11वां संस्करण जो सैन्य अभ्यास है वो मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ है, मेघालय के उमरोई में, ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। और उसके बाद है, हाँ, उमरोई में शुरू हुआ है। और एक जानते रहिए मैनामती युद्ध स्मारक, ये भी बांग्लादेश में है। संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है मैनामती युद्ध स्मारक। तो मैनामती युद्ध स्मारक को भी आप अच्छे से जानते रहिए। बांग्लादेश के कोमिला में बने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए 736 भारतीय का स्मारक स्थल है, जहां पर भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने जाकर के श्रद्धांजलि दी है। तो आप जानते रहिएगा मैनामती युद्ध स्मारक, अंडरस्टैंड। तो आइए बांग्लादेश से निकलते हैं भाई, श्रीलंका चलते हैं, बगल वाला पड़ोसी, नीचे वाला जल वाला पड़ोसी हमारा। ये कौन सा है? बांग्लादेश ऐसा देश है जिस, बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे जलीय पड़ोसी भी है, स्थल पड़ोसी दोनों है। श्रीलंका में चेन्नई व जाफना, चेन्नई तो आप जान रहे हैं मद्रास, तमिलनाडु की राजधानी है, पुराना नाम मद्रास, और जाफना जो श्रीलंका का एक आइलैंड है, वहां 3 साल बाद हवाई संपर्क माने हवाई यात्रा शुरू हुई। तो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज ये थी। दूसरा है भारतीय उच्च आयोग, श्रीलंका में भारतीय उच्च आयोग के 100 वर्ष पूरे होने पर, 100 वर्ष पूरे होने पर क्या मनाया गया भाई? वहां पर इसकी स्थापना पर को 100 वर्ष पूरे हुए हैं। और क्यों बनाया गया था भारतीय उच्च आयोग? श्रीलंका में तमिल जो गए थे वहां चाय बागानों में काम करने के लिए, उनके लिए बनाया गया था, उन श्रमिकों के हेतु बनाया गया था। इसके पहले प्रमुख कौन थे? वीवी गिरी, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो आप जानते रहिएगा श्रीलंका के कैनेडी में स्थित भारतीय उच्च आयोग की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो भारतीय उच्च आयोग कहां पर है? ये मतलब श्रीलंका के। और देखते हैं जम्मू कश्मीर में, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को राष्ट्र विरोधी और गतिविधियों के लिए गैर कानूनी संगठन इसको घोषित कर दिया है। इनका इरादा था कश्मीर को अलग करके एक अलग इस्लामिक राज्य बनाया जाए। तो भारत सरकार ने JKDF पर प्रतिबंध लगा दिया है। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तंबाकू के नियंत्रण हेतु मीडिया कार्यशाला का 1 दिवसीय आयोजन किया गया, ठीक है। यस माय डियर, तो मैं बता रहा था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के सारे गांव 100% ODF+ हो गए हैं, इसके लिए प्रशंसा की है।
जम्मू कश्मीर के सारे गांव जो हैं क्या है 100% ODF प्लस का दर्जा पा चुके हैं। पूसा 44, ये पंजाब में पंजाब सरकार ने पूसा 44 अगर आएगा 44, ये जानते हैं धान की एक किस्म जिसके रोपण, जिसको लगाने, जिसके मतलब बोने पर पूरी तरह से क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया। यस माय डियर, तो मैं बता रहा था पूसा 44, पूसा 44 है, पंजाब सरकार ने इस धान की इस वैरायटी पर पूरी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उत्पादन तो देती थी लेकिन पानी की बहुत खपत करती थी, बहुत ज़्यादा पानी लेती थी, तो इसलिए इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। आप इसको भी जानते रहिएगा। ग्रीन वार रूम, ये दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए चलाया गया एक प्रोग्राम है, जानते हैं, ग्रीन वार रूम, ठीक है, इसको भी अच्छे से जानते रहिएगा। और प्रतापगढ़, यूपी के प्रतापगढ़ जिले के 3 रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे प्रतापगढ़ जंक्शन, जो उसका मेन जंक्शन था, उसका नाम हो गया माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। प्रतापगढ़ का पुराना नाम बेल्हा है, वहां पर एक बेल्हा माता जी का मंदिर है, उन्हीं के नाम पर बेल्हा पड़ा था, जो एकदम सई नदी के ठीक किनारे है मंदिर, तो उन्हीं के नाम पर माँ बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम हो गया है। अंतु रेलवे स्टेशन का नाम माँ चंद्रिका देवी धाम अंतु कर दिया गया है। और विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है शनिदेव धाम विश्वनाथगंज स्टेशन। तो आप इसको जानते रहिएगा तीनों को। और ये वहां के जो सांसद हैं उन्होंने पत्र लिखा था भारत सरकार को, भारत सरकार ने फिर ये तीनों का नाम बदल दिया है। चलिए उसके बाद अब देखते हैं, हाँ, नूर जान लीजिए, ईरान द्वारा लॉन्च की गई सैटेलाइट है ये, ईरान सरकार द्वारा लॉन्च की गई सैटेलाइट का नाम नूर 3 है। UNFPA भारत में बुजुर्गों, इसने 2023 की जो रिपोर्ट निकाली है उसमें बताया कि भारत 2050 तक बुजुर्गों की संख्या, भारत में 2050 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। इसको भी आप हम जानते रहेंगे। और भारत के बाहर अमेरिका में डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका में होगा। कहां पर होगा? अमेरिका में। तो पूछा जाए किस देश में अभी भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर की, तो जानते रहिएगा अमेरिका। तो इधर वाले में न्यूज ये हो गया है। और हमारे देश के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एसोचैम की ओर से आयोजित तीसरे भारत क्वांटम प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया और कहा कि क्वांटम प्रौद्योगिकी अपनाने वाला भारत विश्व का 7वां देश है। कौन सा देश है? 7वां देश बन गया है। तो इसको भी आप अच्छे से जानते रहिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत भाई, ठीक है। और हाँ, पर्यटक मंत्री हमारे यहाँ जो थे, पर्यटक मंत्री, खादी महोत्सव का उद्घाटन अभी कहाँ किया गया? खादी महोत्सव का उद्घाटन अभी मुंबई में किया गया, इसको जानते रहिएगा। पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज ने देश का पहला मानचित्र कला संग्रहालय, वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट, मानचित्र कला संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तराखंड के मसूरी में। किसने? केंद्रीय पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज जी ने किया है। मानचित्र कला के जनक किसको माना जाता है? तो जेरार्डस मर्केटर को माना जाता है। मानचित्र वही जो मैप अप बनाया जाता है, कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी म्यूजियम कहाँ बना? भारत का पहला, देश का पहला, मसूरी उत्तराखंड में बनाया गया। किसने उद्घाटन किया है? तो सतपाल महाराज जी ने किया है। और AIBD का भारत लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बना। क्या है AIBD? तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। कब? पहली बार भारत 2018-21 में बना था, दूसरी बार 2021-23 में, और तीसरी बार तो फिर बन गया, लगातार बन रहा है। और भारत का इसमें प्रतिनिधित्व कौन करता है? जो इसमें है, जो प्रतिनिधित्व करता है भारत का, प्रसार भारती। प्रसार भारती भारत का AIBD में प्रतिनिधित्व करता है। और प्रसार भारती का मतलब क्या? प्रसार भारती में दूरदर्शन, जिसका मोटो ही है सत्यम शिवम सुंदरम, और आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, ये दोनों प्रसार भारती के ही द्वारा। और प्रसार भारती किसके अंडर में आता है? तो IB, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1997 में। यह एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है प्रसार भारती, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका काम क्या है? इसका काम है बेहतरीन से बेहतरीन सूचना देना, जो एकदम सही और सटीक हो, और प्लस देश के लोगों का मनोरंजन करना। भारत सरकार का यही सबसे बड़ा सूचना तंत्र और
सबसे बड़ा मनोरंजन का यही है। बाकी वो प्राइवेट वाले छोड़िए, प्रसार भारती पर ही न्यूज आप देखा करिए, ठीक है। तो प्रसार भारती टीवी और रेडियो, ये दोनों के दो जरिए सूचना और मनोरंजन देने का काम करता है, जो आईबी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट नई दिल्ली में होगी, यशोभूमि में, वही इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर जो बना है द्वारका में, आप जानते हैं, भव्य दिव्य, जिसका भी उद्घाटन किया था मोदी जी ने। तो G20 पार्लियामेंट स्पीकर की समिट वहीं पर होगी। पाटा, PAT क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, स्थापना 1951 में हुई है, जिसकी इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक में है, जो राजधानी है थाईलैंड की। तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा पाटा ट्रैवलर मार्ट 2023 के 46वें संस्करण का आयोजन प्रगति मैदान में किया गया। पाटा जानते रहे, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, ठीक है। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस एक फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस है, जिसका विलय किसमें कर दिया गया है? नॉर्थ ईस्ट स्माइल फाइनेंस बैंक के साथ इसका विलय कर दिया है। उसको मंजूरी किसने दिया? RBI ने। तो स्लाइस का मर्ज किसमें किया गया? जानते रहिए, नॉर्थ ईस्ट स्माइल फाइनेंस बैंक के साथ मंजूरी किसने दी? RBI ने। स्लाइस के संस्थापक CEO कौन है? राजन बजाज, जिसकी स्थापना 2016 में उन्होंने की थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। आप जानते हैं बेंगलुरु को स्टार्टअप की राजधानी भारत की कहा जाता है, ये भी आप अच्छे से जानते रहिएगा। और इस तरह से आप इसको सब पढ़ते रहिएगा। अब आते हैं, कुछ इधर की न्यूज है भाई, अब देख लिया जाए। 22वें लॉ कमीशन ने कहा है कि 18 वर्ष को ही माने एक स्वीकृति कंसेंट की एज रखी जाएगी और इसको बनाए रखना जाएगा, ऐसा उसने सरकार से कहा है, ठीक है। सेना प्रशिक्षण कमान ने 1 अक्टूबर को अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। 1991 में मध्य प्रदेश के महू में इसकी स्थापना हुई थी। यह संस्थान वर्तमान में कहाँ है? ये शिमला में है। यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है सभी को, अग्निवीरों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो सेना प्रशिक्षण कमान ने अपना कौन सा माने स्थापना दिवस मनाया? 33वां। और आज एयरफोर्स कौन सा मना रहा है? 91वां, ठीक है। तो इसको आप जानते रहिए। चौथा फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कहाँ? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में। और इस तरह से हम इसको पूरा करते हुए, हाँ, एक थोड़ा सा और जान लीजिए। भारत सरकार ने कहा है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए LPG सिलेंडर की जो सब्सिडी 200 से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति सिलेंडर कर दी गई है। और रक्षा मंत्री ने नौसेना के अद्यतन स्वदेशी कार्यक्रम स्वावलंबन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची की घोषणा की है। इसमें 98 सैन्य हार्डवेयर को नई मंजूरी दी गई है। क्या है ये? तो इसमें मतलब जो नौसेना के हथियार हैं, गोला बारूद जो भी हैं, वो अपने देश में बने, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। इसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, स्प्रिंट नवाचार चुनौती। तो पूछा जाए कि स्प्रिंट नवाचार चुनौती क्या है, तो जानते हैं नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी और उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया प्रोग्राम था स्प्रिंट नवाचार चुनौती। LCA तेजस 2 सीट वाला लड़ाकू विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को दिया। क्या दिया? LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है। बेंगलुरु में केंद्रीय पर्यटन, रक्षा एवं राज्य मंत्री की उपस्थिति में। आइए अब इधर आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा भाई देख लेते हैं कौन से न्यूज है। तो देखिए, सबसे पहले तो नोबेल प्राइज की पुरस्कार किया गया है। तो सबसे पहले आप जानिए कि नोबेल प्राइज का क्रम क्या होता है। तो नोबेल प्राइज जानते रहे अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था अपने और उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद जितना पैसा मेरे पास है, उस सारे पैसे से जो भी हो उसको आप इन 6 क्षेत्रों में जो काम करेगा उसको आप दीजिए। तो वर्तमान में अगर कोई, तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले तो आप पॉइंट ये किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल के। उसमें 6 क्षेत्र कौन से हैं भाई? चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, ये 6 क्षेत्र हैं। और अगर आज की डेट में किसी को नोबेल पुरस्कार मिलता है तो भारतीय करेंसी में उसको कम से कम 8,29,60,000 समथिंग पैसा मिलेगा। ये आप जानते रहिएगा। घोषणा हो चुकी है। क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले चिकित्सा में दिया जाता है,
फिर भौतिकी में, फिर रसायन में, फिर साहित्य में, फिर शांति में और लास्ट में अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र को लास्ट में शुरू भी किया गया था, तो आप इसको जानते रहिएगा। चिकित्सा में 2 लोगों को दिया गया है। कौन से 2 लोग हैं तो जानते रहिए, डॉक्टर कैटालिन कारिको और डॉक्टर ड्रू वाइसमैन। डॉक्टर कैटालिन कारिको, डॉक्टर ड्रू वाइसमैन। क्यों दिया गया है तो इन दोनों को इसलिए दिया गया है कि इन दोनों ने कोरोना काल में एमआरएनए माने पर खोज की थी और जिसकी वजह से कोरोना वैक्सीन को बनाने में मदद मिली थी। मॉडर्ना, फाइजर, बायो एनटेक वैक्सीन एमआरएनए तकनीक पर ही बनाई गई थी, तो इसको आप जानते रहिएगा। एमआरएनए आधारित कोविड टीकों की प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए 2023 का इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, दूसरा देखिए, भौतिकी में 3 लोगों को दिया गया, पियरे एगोस्टिनी को, फेरेंग क्राउज को, एनी एल ह्यूलर को। फिर से पियरे एगोस्टिनी को, फेरेंग क्राउज को, एनी एल ह्यूलर को, इन तीनों को दिया गया है भौतिकी में। चिकित्सा में 2 लोगों को, भौतिकी में 3। क्यों दिया गया है तो इनको दिया गया है भाई इनको दिया गया है किस लिए, पदार्थ में प्रकाश के ऑटो सेकेंड पल्स से जुड़े अध्ययन के लिए। माने इन्होंने प्रकाश, इलेक्ट्रॉन्स को एक तरह से अध्ययन करने की कोशिश की है, तो प्रकाश के एटो सेकेंड पल्स से जुड़े अध्ययन के लिए इनको दिया। एटो सेकेंड जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आ सकता है। रसायन में 3 लोगों को दिया गया, मोंगी जी बावेंडी को, लुइस ब्रूस को, एलेक्सी एकिमोव को। इनको क्यों दिया गया तो इनको दिया गया है भाई क्वांटम, इनके लिए जो दिया गया है, इनको क्वांटम डॉट्स के लिए, क्वांटम डॉट्स पर जुड़े कार्य के लिए इनको दिया गया है। तो आप जानते रहे क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, बहुत छोटे समूह के, परमाणु के बहुत छोटे समूह होते हैं, जो हमारी टीवी उवी जिसमें कलर आता है उस क्वांटम डॉट्स की ही वजह से आता है। तो क्वांटम डॉट्स के अध्ययन के लिए इनको दिया गया, जिसका प्रयोग चिकित्सा में बहुत अच्छे से किया जा सकता है। साहित्य में जॉन फॉसे को दिया गया है, जो नॉर्वे के एक लेखक हैं। इन्होंने गद्य में बहुत अच्छे लिखा है, बच्चों के लिए भी लिखे हैं, बहुत अच्छे मशहूर राइटर हैं। जॉन फॉसे कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। इनको आप जानते हैं, साहित्य में इनको दिया गया है। शांति का पुरस्कार जो दिया गया है, ईरान की नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, जो मानवाधिकारों की लड़ाई की है। अभी ये जेल में है, इनको सजा हुई है, लेकिन इनको पुरस्कार दिया गया ईरान की नरगिस मोहम्मदी को। तो आप इनको जानते रहिएगा। अभी बस एक छूटा आपका अर्थशास्त्र वाला, घोषणा नहीं हुई थी, अगर वो हो गई होती तो मैं आपको तुरंत बता दिया होता। आपका एक ही छूटा है, बाकी आपके सब हो गए हैं। चिकित्सा में 2 को, भौतिकी में 3 को, रसायन में 3 को, साहित्य में 1 ही, शांति में 1 ही। अब अर्थशास्त्र में देखते हैं कितने लोगों को मिलता है, ये तो बाद में बताया जाएगा। और आ जाइए, फिर उसके बाद है डॉक्टर मोहम्मद मुइजू। इनको याद रखिएगा, मालदीव जो हमारे देश के नीचे, लक्षद्वीप के ठीक नीचे है, वहां के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये थोड़ा सा भारत के खिलाफ एंटी इंडिया और प्रो चाइना है। पद मिलते ही इन्होंने कहा भारत के सैनिक यहाँ से निकाले जाएंगे। इनको आप जानते रहिए, डॉक्टर मोहम्मद मुइजू। ये चीन के ज्यादा थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर एल मुर्गुन, ये केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री जो हैं, ये ताशकंद में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह जो हुआ उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। कौन, डॉक्टर एल मुर्गुन। नितिन गुप्ता, ये सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष, इनका विस्तार किया गया, इनके सेवा विस्तार दिया गया है। डॉक्टर दिनेश दास, यूपीएससी के नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर दिनेश बहुत अनुभवी हैं ये, तो जानते रहिए कि इसका, अब यूपीएससी के बारे में थोड़ा बता देते हैं। इसका गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी हैं। और इसका संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में यह बताया गया है कि पूरे देश के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और हर राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई। कहां से, 315 से लेकर 323 तक। तो आप इसको जानते रहिएगा। यूपीएससी के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और जो राज्य के होते हैं, माने राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है।
आगे देखते हैं। हाँ, प्रवीरपुर कायस्थ न्यूज क्लिक, एक न्यूज क्लिक वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट है। इनके ऊपर इनको माने पुलिस ने इनको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया है, न्यूज क्लिक के फाउंडर। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने चीन से फंडिंग ली है, चीन से पैसा लेकर के भारत विरोधी गतिविधियों में इन्होंने कार्य किया है। ये आरोप इनके ऊपर लगाया गया है, जो जांच एजेंसियों ने इनको जो पकड़ा है और इनको ये बताया गया है। तो इनको बताया गया है कि इन्होंने क्या काम किया भाई। तो इनके ऊपर जो आरोप है, इन्होंने चीन का एजेंडा चलाने का आरोप है। माओवादियों से, जो हमारे देश के नक्सलवादी माओवादी हैं, उनसे दोस्ती इनकी थी, नक्सली कनेक्शन था। अरुणाचल व जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखाने का इन्होंने प्रयास किया था अपने न्यूज चैनल पर, जो भी इनका था। ये एजेंडा इन्होंने चलाया था। इनको किस कानून में? तो इनको चलिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत इनका मामला दर्ज हो गया है और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अगला देखिएगा, कौन है भाई? KN शांता कुमार। KN शांता कुमार PTI माने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुने गए हैं। और ये जानते रहे, PTI भारत की सबसे बड़ी व सबसे पुरानी निजी समाचार एजेंसी है। सबसे बड़ी, सबसे पुरानी निजी समाचार PTI, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और वर्ल्ड की 3 सबसे बिगेस्ट न्यूज एजेंसी कौन है? AFP, र्यूटर्स और AP, एसोसिएटेड प्रेस। तो आप जानते रहिएगा। PTI एक गैर लाभकारी सहकारी समिति है, जिसका गठन हुआ था 27 अगस्त 1947 को। और इसका एरिया क्या? वर्ल्ड वाइड है, पूरे संसार में PTI न्यूज देती है, आप जानते रहिएगा। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं भाई PTI के? KN शांता कुमार। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अवीक सरकार का स्थान लिए हैं, अवीक सरकार का। डॉक्टर जोईता गुप्ता, ये एक पर्यावरण वैज्ञानिक हैं और जिनको नीदरलैंड्स में पर्यावरण के कार्य के लिए स्पिनोजा, जो नीदरलैंड का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है विज्ञान के क्षेत्र में, वो इनको दिया गया है। किसको? डॉक्टर जोईता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा, सौगात गुप्ता को याद रखिए, ASCI के नए चेयरमैन बने हैं। ASCI के मतलब क्या है भाई? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। शैलेश गुप्ता, शैलेश गुप्ता जो है मीडिया रिसर्च न्यूजर्स काउंसिल इंडिया के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। गोकुल सुब्रमण्यन, ये इंटेल इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं, गोकुल सुब्रमण्यम। मुनीश कपूर, RBI ने इन्हें अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है, कार्यकारी अध्यक्ष निदेशक बनाया है। अमित अग्रवाल, UIDAI के प्रमुख का कार्यकाल, इनका भी कार्यकाल सेवा विस्तार दिया गया है। किसका? अमित अग्रवाल का। क्या है UIDAI? तो ये जानते, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका मुख्य कार्य है देश के हर नागरिक को 12 अंकों वाला विशिष्ट पहचान संख्या जारी करना। ये है UIDAI का प्रमुख कार्य। दिनेश खरा SBI के अध्यक्ष हैं, इनका भी सेवा विस्तार 1 साल का दिया गया है, दिनेश खरा का। KV मैकार्थी, ये KV मैकार्थी क्या है? तीन को जानते रहिए। KV मैकार्थी भाई, अमेरिकी संसद के इतिहास में पहली बार सदन के अध्यक्ष को हटाया गया है। कौन है ये? KV मैकार्थी। अजय जडेजा, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के ये मेंटर बनाए गए हैं, जो हमारे यहाँ वर्ल्ड कप चल रहा है उसके। और अब आ जाते हैं, एक छोटी सी नजर देख लेते हैं एशियाड जो अभी हुआ है। एशियाड माने एशियन गेम्स, जो चीन के हांगजू शहर में हुआ है, उसमें पदकता है। कौन सा ये था? तो 19वां संस्करण था 2022 का, जो 2023 में हुआ है। 18वां संस्करण इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। 2026 में इसका 20वां संस्करण जापान में होगा। पहला संस्करण 1951 में दिल्ली में हुआ था। जब हमारे यहाँ के प्लेयर्स जा रहे थे, तो यहाँ के जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी ने इनको एक नारा दिया था, अब की बार 100 के पार, अब की बार 100 के पार। और वास्तव में हमारे खिलाड़ियों ने ऐसा कर दिखाया। देखिए, हम चौथे स्थान पर आ गए। इससे पहले भारत 1986 में से 5वें स्थान पर था। ये भारत का सर्वोत्तम मतलब प्रदर्शन है। देख लेते हैं कौन नंबर 1 पर है। तो टॉप 10 कंट्रीज के मैं नाम बता दे रहा हूं। चीन नंबर 1 पर है, जापान नंबर 2 पर है, दक्षिण कोरिया नंबर 3 पर है, भारत नंबर 4 पे है, 5वें नंबर पर उज्बेकिस्तान, 6ठे पर चीनी ताइपे, 7वें पर ईरान है, 8वें पर
थाईलैंड है, 9वें पर बहरीन है और 10वें पर उत्तर कोरिया है। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। और भारत ने कितना जीता है तो 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 107 मेडल उसने जीता है। अब की बार 100 के पार। और मोदी जी इनको 10 अक्टूबर को सबको, भाई आज क्लोजिंग सेरेमनी है वहां की, 10 अक्टूबर को सबको बुला करके सम्मानित करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। चीन ने जीता है इसमें 200 गोल्ड मेडल और 111 सिल्वर मेडल, 71 ब्रॉन्ज मेडल और 382 पाया है। जापान ने 51 गोल्ड मेडल, 65 सिल्वर मेडल, 69 ब्रॉन्ज मेडल, 185 पाया है। दक्षिण कोरिया ने 41 गोल्ड मेडल और 59 सिल्वर मेडल, 89 ब्रॉन्ज मेडल, 189। अब आप यहाँ देख रहे हो कि जापान को तो 185 मिला है मेडल और इसको 189, लेकिन तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है। तो देखो इसका गोल्ड मेडल से ही रैंकिंग तय होती है। इसको 51 गोल्ड मेडल जापान को मिला है, इसको 41 गोल्ड मेडल, जबकि टोटल गोल्ड मेडल में ये ज्यादा है। तो टोटल से नहीं, गोल्ड मेडल से ही निश्चित होता है। और भारत के बाद उज्बेकिस्तान को 21 गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल 18 और ब्रॉन्ज मेडल 31, 70 मिले हैं कुल। चीनी ताइपे को 18 गोल्ड मेडल, 20 सिल्वर मेडल और 28 ब्रॉन्ज मेडल, 66 कुल मिले हैं। ईरान को 13 गोल्ड मेडल, 21 सिल्वर मेडल और 19 ब्रॉन्ज मेडल, 53 कुल मिले हैं। थाईलैंड को 12 गोल्ड मेडल, 14 सिल्वर मेडल और 32 ब्रॉन्ज मेडल, 58 कुल मिले हैं। बहरीन को 12 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल, 20 कुल मिले हैं। और उत्तर कोरिया को 11 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर मेडल और 10 ब्रॉन्ज मेडल, 39, और इसको 10वां स्थान मिला हुआ है। तो इसी के साथ एक बार फिर से मैं क्रम से बता दे रहा हूं। नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर जापान है, नंबर 3 पे दक्षिण कोरिया, नंबर 4 पे भारत, नंबर 5 पे उज्बेकिस्तान, नंबर 6 पे चीनी ताइपे, नंबर 7 पे ईरान, नंबर 8 पे थाईलैंड, नंबर 9 पर बहरीन और नंबर 10 पर उत्तर कोरिया। अब की बार 100 के पार। यही मेरा भी नारा है, जिस भी परीक्षा में बैठो ना 100 मार के आओ, 100 से भी ज्यादा मारो यार, तब मजा आ जाएगा। इसी के साथ इसको आज थोड़ा सा वीडियो हल्का सा लंबा हुआ है, लेकिन आपको बहुत सारी मैंने जानकारी दी है। पूरा मैंने नोबेल प्राइज, पूरा एशियाड, ये सब मैंने बता दिया है। और इसकी जानकारी देते हुए मैंने आपको ये पूरे चैनल को जानकारी दी है। अगर अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, इसमें कोताही मत करिएगा। इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। थैंक यू।